आज आपण या लेक्चरमध्ये भेटतोय याचं मुख्य कारण म्हणजेच रिव्हिजन, उजळणी. कारण आपण वर्षभर शिकून तर घेतलं, अलग अलग टॉपिक्स सीख लिए, समझ लिए, बट यू नो व्हाट, हम है ना एग्जाम के टाइम पे थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, उसके अलावा कभी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रिविजन हुआ नहीं. एंड वो कब रियलाइज हुआ? यस, जब प्रीलिम का पेपर अपने सामने आया. ओ माय गॉड, 80 मार्काचा पेपर. कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ नहीं, आई सपोज मोर देन हाफ स्टूडेंट्स का, वो 80 मार्क का पेपर लिख के ही नहीं हुआ. उनको लिखना था पूरा पेपर, आ रहा था बहुत कुछ, फिर भी लिख नहीं पाए बिकॉज ऑफ टाइम इशू. कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ, अरे बाप रे, ये तो सब सब नए क्वेश्चंस है, ये तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, बिकॉज उन्होंने प्रिपरेशन में कुछ ऑप्शंस में रख दिए थे. सो समाव कुठेतरी आहे ना आपण अभ्यास करताना कमी पडत होतो आणि त्यामुळे मराठीच्या विषयामध्ये थोडे कमी गुण मिळत होते. पण येस, आता आपण कमी पडून चालणार नाही, बट दिस टाइम वी हैव टू गिव आर दी बेस्ट. बाद में पेपर हाथ में आने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए यार और थोड़ा मेहनत कर सकता था, हो जाता था यार, थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता था. नहीं नहीं नहीं, बाद में वो रिग्रेट फील करने के लिए टाइम ही नहीं है. आपल्याला यावेळेस खूप चांगली संधी मिळाली आहे. आपको मालूम है, एक एक ये साल आपके लिए सबसे बड़ा एकेडमिक ईयर है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. है तो एग्जाम्स मार्च में शुरू हो जाते हैं, हाँ अगले महीने में. यस, आपको 1-2 महीने और मिल रहे हैं, मार्च में मिल रहा है, अप्रैल मिल रहा है, अप्रैल के एंड में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 2 महीने एक्स्ट्रा. मोर यू गेट टाइम, मोर यू गेट टाइम फॉर प्रैक्टिस. आपके पास टाइम ज्यादा है, बट टाइम किस लिए ज्यादा है? आराम से एग्जाम बाद में पढ़ेंगे, फुर्सत में पढ़ेंगे, कल शुरू करते हैं, अगले महीने की 1 तारीख. ना 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 ना, या सगळ्या एक्सक्युजेसला बाजूला ठेवा. तुम्हाला अभ्यास सुरू करायचा आहे आजपासून, आत्तापासून, प्रत्येक विषयासाठी. त्याचप्रमाणे मराठी विषयासाठीही अभ्यास सुरू करायचा. अच्छा, ये रिविजन करते वक्त स्टेप बाय स्टेप रिविजन करना है, स्टेप बाय स्टेप. हाँ, अब वो स्टेप कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको यहाँ से बता ही दूंगा. ठीक है, चलो. सबसे पहले 80 मार्क का जो पेपर है, वो पेपर सॉल्व करते वक्त ज्यादा कंसर्न कहां पर आता है? प्रोज तो मैनेज हो जाता है, पोएम्स भी फॉर दैट मैटर हम लोग कर लेते हैं. रैपिड रीडिंग, 3 ही रैपिड रीडिंग है, उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए तो काम हो गया. ग्रामर की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई तो भी हो जाएगा. एंड द मेन कंसर्न कम्स हियर, लेखन विभाग, राइटिंग स्किल्स. राइट स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स बराबर पोस्ट किया अपने आंसर. क्यों क्यों कंसर्न आते हैं? यू नो, इसका ना जितना प्रैक्टिस होना चाहिए ना उतना नहीं होता आणि म्हणून प्रॉब्लम सुरू होतो. मला सांगा ना, परीक्षेशिवाय एग्जाम के अलावा बहुत रेयर स्टूडेंट्स हैं जो निबंध लेखन करते हैं प्रैक्टिस, जो पत्र लेखन का प्रैक्टिस करते हैं, जो कथा लेखन का प्रैक्टिस करते हैं. बहुत रेयर स्टूडेंट्स. आई नो, जिसने भी प्रैक्टिस किया है उनको उनके पेपर में जस्टिस मिला. बट जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ ना, उनको अच्छी तरह से पता है कि अरे यार मैंने तो प्रैक्टिस किया ही नहीं था इसका, तो ज्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? नहीं, बट इस बार you have to practice for writing skills specially, and then only you can score maximum marks in Marathi, because ये एक ऐसा पार्ट है लेखन विभाग जहां पर आपके मार्क्स ज्यादातर जाते हैं. अच्छा, कितने मार्क्स होते हैं और कितने मार्क्स जाते हैं, चलो वो भी मैं बता देता हूँ. ये राइटिंग स्किल शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5 से. 24 मार्क्स का राइटिंग स्किल. 24 मार्क्स का राइटिंग स्किल है ना, इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन है. पत्र लेखन है, जाहिरात है, सारांश है, बातमी है, कथा है, निबंध है. बट हर किसी का है ना एक अलग लेवल पे प्रैक्टिस चलता है बहुत से स्टूडेंट्स का. देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ना ये कैटेगरी में आते हैं, रेयर प्रैक्टिस, कभी कभार ऐसा याद आया तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो सीधा एग्जाम में लिखेंगे. कुछ स्टूडेंट्स होता है ना ये जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और इनके मार्क्स डिफरेंस आपको पता चल ही जाएगा. पत्र लेखन 6 मार्क का पत्र लेखन होता है, बट फॉर्मेट के लिए थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा है इसलिए 1.5 मार्क या 2 मार्क्स मिल जाता है रेयर प्रैक्टिस करने वाले बच्चे. बट अगर रेगुलर प्रैक्टिस रहा ना, मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 5.5 या 6 मार्क्स आउट ऑफ 6. अच्छा, इसके ऑप्शन में ही क्वेश्चन होता है सारांश लेखन. या प्रश्नासाठी सुद्धा 6 गुण असतात आणि यापैकी रेअर प्रॅक्टिस करणाऱ्या विद्यार्थ्याला मिळतील 2 गुण. रेग्युलर कंसिस्टेंस प्रैक्टिस करता है ना, वो उसको स्टूडेंट को मिल सकता है 5 मार्क सारांश लेखन, और मोर देन 5 मार्क्स
अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो, कंटेंट एकदम क्रिएटिव लिखा है, यूजफुल, टू द पॉइंट अगर कंटेंट लिखा है। अब जाहिरात, बातमी और कथा लेखन की बात करें तो ये तो ऑप्शन में आने वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन मीन्स आउट ऑफ दिस 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2, 3 पैकी कोणतेही 2 लिहा। तो आप जाहिरात और बातमी अटेम्प्ट करो, बातमी और कथा लिखो, या जाहिरात और कथा लिखो, कुछ भी चलता है कॉम्बिनेशन में। हाँ, बट कुछ भी लिखो विद प्रैक्टिस, अच्छे मार्क्स मिलेंगे फुल। विदाउट प्रैक्टिस 1, 1.5 और 2 मार्क्स मैक्सिमम, बस वही है। उसकी वजह से मार्क्स जाते हैं, जो कि स्कोरिंग पार्ट है ये क्वेश्चन पेपर का। 24 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स ये क्वेश्चन के लिए, बट हम इग्नोर करते हैं इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे प्रॅक्टिस के लिए, स्पेशल रायटिंग स्किल के लिए। सो वो नहीं होना चाहिए, ते चुकीचं होतंय, आपल्याला ते सुधारायचं। एट द एंड निबंध लेखन, द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, एक ही क्वेश्चन जो 8 मार्क कैरी करता है, वो है निबंध लेखन। और 8 मार्क का निबंध लिखने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 या 2 मार्क मिलते हैं। हम सोचते हैं सर गलत क्या हुआ, अरे सही क्या हुआ ये ढूंढो ना। सही कुछ भी नहीं था इसमें तो मार्क्स गए। अच्छा, गलती कौन ढूंढता है बता? जिसने जस्टिस दे के पूरा निबंध लिखा और उसका आधा 1 मार्क चले गया, तो वो गलती ढूंढता है। अरे यार गया किधर गलती, आपल्याला ते करायचं आहे आता। यावेळेस आपल्या ज्या काही चुका झाल्या प्रिलिम एक्झाम मध्ये, प्रिलिम 1 प्रिलिम 2 जी काही सेमी प्रिलिम झाली, यामधल्या चुकांमधून शिकायचं है। जो जो मिस्टेक्स किया ना, वो मिस्टेक्स को अच्छी तरह से याद रखना, भूलना मत, और उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है। सिर्फ याद नहीं रखना, तो मिस्टेक्स को कवर करना है। कैसे? बाय प्रैक्टिस। अब ये सब टोटल ना, इसका कैलकुलेशन क्या होता है बताइए। रेयरली प्रैक्टिस करने वाला बच्चा 24 में से 7 मार्क्स लाता है, बाकी प्रोज पोएम रैपिड रीडिंग ग्रामर में थोड़ा मार्क्स मिल गया तो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाला बच्चा ये 23 मार्क्स तक जा सकता है राइटिंग स्किल के वजह से। एंड जस्ट सी द डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है। यस, हमें भी उस रेगुलर प्रैक्टिस वाले कैटेगरी में आना है, होगा प्रैक्टिस होगा। अब ये आधा आधा मार्क्स जो गया ना, वो स्पेलिंग एरर के वजह से थोड़ा एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स नहीं लिखा, तो इसलिए आधा 1 मार्क जा सकता है, बाकी फुल भी स्कोर कर सकता है। प्रेजेंटेशन टू बहुत अच्छा होना चाहिए स्पेशल। हाँ, एंड अगर टाइम की बात आती है, टाइम कम नहीं, मतलब सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता राइटिंग्स के लास्ट क्वेश्चन के लिए, तो मैं हर एक क्वेश्चन के लिए अलॉटेड टाइम बताने वाला हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निबंध लेखन। निबंध लेखन ही पहले क्यों लिया, इसका रीजन बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये लेंथी है, इसका कंटेंट है ना अच्छी तरह से समझना जरूरी है, तो पहले समझ लो ये कंटेंट, इसलिए पहले टॉपिक ये है निबंध लेखन। ओके, निबंध लेखन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने, मतलब मैक्सिमम कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर एग्जाम फॉर 8 मार्क्स। किती मार्क्स? 8 गुणांसाठी हा प्रश्न विचारला जाईल। अच्छा, 8 मार्क्स के लिए सर लिखना क्या क्या है या कितना कंटेंट लिखना है? सबसे पहले टाइम लिमिट समझ लो, बाद में कंटेंट देखो। टाइम आहे 20 मिनिट्स आणि 20 मिनिटामध्ये तुम्हाला हा निबंध 1.5 ते 2 पानापर्यंत लिहावा लागेल, 1.5 to 2 पेजेस तक। अब ये जो 1.5 से 2 पेजेस तक का कंटेंट है ना, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट 45 to 50 लाइंस का कंटेंट लिखना है। अब 1.5 से 2 पेज मतलब 45-50 लाइंस कैसे हो गए? एक सप्लीमेंट का अप्रोक्स लाइंस होता है 30 लाइंस। इस निबंध फर्स्ट लाइन से तो शुरू नहीं करते। फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं निबंध लेखन, देन विल लीव अ लाइन एंड देन अपना टाइटल लिखते हैं, देन एक लाइन छोड़ते हैं, तो 4 लाइन से उधर ही गए। सो फर्स्ट पेज पे 26 लाइंस बचे। आई वांट यू टू राइट नेक्स्ट पेज पे more than 20 lines, बस more than 20 lines। उतना भी लिख लिया ना, ग्रेट, मतलब निबंध मोर देन 1.5 पेज हो गया। अच्छा, इसमें पैराग्राफ कितने होने चाहिए? तो यस, पैराग्राफ होने चाहिए 4 to 5 पैराग्राफ। अब 4 to 5 पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना चाहिए, राइट? अगर इसके अंदर आपके स्पेलिंग एरर्स हो रहा है, इसके अंदर अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो रहा है, तो मार्क्स जाएंगे। 4 to 5 पैराग्राफ में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिव वर्ड्स, क्रिएटिव आइडियाज आपको यूज करने हैं, तब जाके मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। एंड उस क्रिएटिव आइडियाज के लिए आपको अलग अलग एसेस पढ़ने पड़ेंगे। अपने पास टाइम है ना, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना? 2 महीना
अच्छी तरह से जितने टाइप के एसेज होते हैं ना पढ़ लो, और उसमें से रेयरली कुछ एसेज लिख के भी देखो, मतलब 4 पढ़ते हो तो 1 लिखो, 4 पढ़ते हो तो 1 लिखो, सेम टाइप के। अगर आपने सिलेक्ट किया कल्पनात्मक, कल्पनात्मक के 4 पढ़ लो, उसमें से 1 लिखो। अगर आपने सिलेक्ट किया आत्मकथनात्मक, 4 पढ़ लो, 1 लिखो। कल्पनात्मक तो है नहीं, वैचारिक है, निबंध आत्मकथनात्मक है, और प्रसंग वर्णन। अच्छा, ये जो भी निबंध हम लिखणे वाले आहे, जे निबंध आपण लिहिणार आहोत, या निबंधाचा एक फॉर्मेट असतो, तो समजून घ्या. फॉर्मेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसे. अब क्या है ये फॉर्मेट? हियर इट इज. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टाइटल, शीर्षक. सॉरी, क्या होता है ना, घाई घाई में स्टूडेंट्स है ना, कभी कभी ये टाइटल देना भूल जाता है. अब भूल जाते हैं मतलब होता क्या है ना, उस वक्त है ना हमें टाइटल पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता लिखने के लिए. पढ़ते हम लोग, उसी के ऊपर तो लिख रहे कंटेंट, बट टाइटल नहीं लिखना भूल जाता है, और उसके लिए मार्क्स जाएंगे इस बार, ये याद रखना. हाँ, पेपर करेक्टर अगर टाइटल सही नहीं होगा तो मार्क्स देंगे ही नहीं, मतलब नहीं होगा तो 0 मार्क पड़ेगा ही, चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं आपने कौन सा ऐसे लिखा. टाइटल इज व्हेरी इंपॉर्टंट. एंड देन सेकंड पॉइंट, विषयाला अनुसरून कवितेच्या ओळी. अब हम लोग निबंध लिखना सुरू करेंगे, पण निबंध लिहायला सुरू करण्याच्या अगोदर एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला त्या विषयावर काही क्रिएटिव्ह लाईन्स आठवत आहेत तर तुम्ही नक्की लिहा, कारण या क्रिएटिव्ह लाईन्समुळे आहे ना तुमचा अर्धा ते 1 गुण आहे ना वाढू शकतो. कारण पेपर कलेक्टरला कळतं की या विद्यार्थ्याने या विषयाचा व्यवस्थित अभ्यास केलाय, त्याने या विषयाला सुंदर बनवण्यासाठी काही पूरक ओळींचा वापर केलेला आहे, मतलब सपोर्टिव लाइंस ऐड की है, कुछ पोएटिक लाइंस ऐड कर सकते हो ना. अच्छा, आप सोचोगे सर ये लाइंस कहाँ से मिलेंगे? ये लाइंस आपको मिलेंगी एक पीडीएफ फाइल जो ब्रांच ने आपको मेल किया हुआ है. आज ये साल भर में आप ब्रांच से जो मेल आया ना उसमें से एक चेक कर लो, पीडीएफ फाइल है, कोटेशंस नाम रहेगा, या तो मणि आणि सुविचार ये नाम रहेगा, ये पीडीएफ फाइल. नहीं मिला तो बाय एंड ऑफ द डे या तो कल, अब कल तक आपको ये फाइल मिल जाएगा, मैं यहाँ से सेंड करवा दूंगा. ओके, ये है पोएम के लाइंस. हाँ, अब ये कौन से लैंग्वेज में लिखना? लिखना तो है मराठी लैंग्वेज में ही, बट अगर एक आध लाइन कोई दूसरा लैंग्वेज का, मतलब मराठी छोड़ के हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश चलता है, बट एक ही लाइन. ओके, एक ही कोटेशन, अदर लैंग्वेज में चलता है, बट ट्राई टू राइट इट इन मराठी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक. सिर्फ कोटेशन लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन भी तो देना है. अब सब्जेक्ट को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करो. हमें क्या लिखना है ना, ये अच्छी तरह से पहले समझो और देन लिखो. कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसे ही नहीं करने का स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना. होता क्या ना स्टूडेंट, आप जनरली ऐसा करते हो, घाई घाई में आपको टाइटल पढ़ के ऐसा लगता है अरे हा निबंध तर मला येतो, मी हा निबंधावर काही लिहू शकतो. गलत हो जाता. तुम्हाला आहे ना अगोदर निबंध आहे ना पूर्ण, निबंधात दिलेले मुद्दे, प्रश्नपत्रिकेत दिलेले मुद्दे व्यवस्थित सर्व वाचावे लागते. सारे आउटलाइन के पॉइंट्स को पढ़ो, समझो, देन डिसाइड करो यस ये वाला निबंध है जिसमें मैं ज्यादा कंटेंट दे सकता हूँ, एंड वो डिसीजन लेने के बाद निबंध लिखना शुरू करना. हाँ, विषयाची ओळख झाली, इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब 7 to 8 लाइन का इंट्रोडक्शन आएगा. 7 to 8 लाइन का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है. आज सोचेगा तो 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, निबंध शुरू करता हूँ, नहीं चलता, बिकॉज निबंध लिख रहे हो स्टूडेंट्स, निबंध कंटेंट उतना क्रिएटिव और इंपॉर्टेंट होना चाहिए. नहीं तो आप सोचेंगे सर 2 लाइन में कुछ भी लिख देता हूँ, बाकी सब कुछ क्या है, मैं मेरी मन की स्टोरी बना दूंगा, नहीं चलता. उन्होंने दिया हुआ आउटलाइन, उससे रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए. ओके, इसीलिए ऑप्शन में दिए हुए अलग अलग निबंध है, सारे निबंध अच्छी तरह से पढ़ो, एंड देन डिसाइड करो कि किसका इंट्रोडक्शन हम क्रिएटिव लिख सकते हैं, किसके अंदर हम लोग कंटेंट कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज का कंटेंट लिख सकते हैं. ये सारी चीजें अच्छी तरह से पहले डिसाइड करना. परिच्छेद दूसरा आणि तीसरा, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ जो है इसके अंदर सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, सविस्तर माहिती द्या विषयाबद्दल, जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दो. एंड देन पैराग्राफ 4 and 5 इसका समरी रहेगा, ओवरऑल हमें क्या बताना है इस ऐसे में से, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस पूरे 1.5 पेज या 2 पेज का लिखने का, इंटेंशन क्या है, मोटो क्या है, वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे. ओके, एंड लास्ट, विषयाला अनुसरून कवितेच्या ओळी. अगेन आपको अगर कुछ याद आए कोट्स, लाइंस, तो आप एंड में भी लिख सकते हो.
दिस शुड बी द फॉर्मॅट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसे. चला हा कंटेंटचा भाग झाला. बट अंदर अगर निबंध आत्मकथनात्मक आया, वैचारिक आया, प्रसंग वर्णन आया तो करना क्या है वो भी बता देता हूँ. निबंधाचे प्रमुख प्रकार. निबंधाचे प्रमुख प्रकार जे आहेत ना हे 3 आहे. प्रसंग वर्णन, आत्मकथन, वैचारिक. अब इसमें से ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक पढ़ते जाते हैं. प्रसंग वर्णन. व्हाट इज प्रसंग वर्णन? एक इन्सिडेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन है, घटना है, घटनेचं वर्णन करायचं. पण ते वर्णन करत असताना आपको है ना उस इंसिडेंट्स का पूरा सिनेरियो, बैक सिनेरियो, पास्ट वो क्रिएट करना है. ते घटना घडण्याच्या अगोदरची पूर्ण माहिती द्यायची. जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ. स्कूल का कोई फंक्शन है, गैदरिंग है, एनुअल फंक्शन है, या कोई एक डे सेलिब्रेशन है. उस अनाउंसमेंट से लेके हमारे मन में आया हुआ वो एक्साइटमेंट, आपल्या मनातला तो उत्साह, यस मला तिथे काहीतरी करून दाखवायचं है, सेलिब्रेट करना है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, यस मुझे जीतना है, कुछ परफॉर्म करना है, यस मैं करूंगा. ये वाला जो एक्साइटमेंट होता है ना वो पहले लिखना है. घटने पूर्वीची परिस्थिती. अगर पिकनिक का न्यूज आ गया और पिकनिक के बारे में अगर टॉपिक दिया उन्होंने, शालेय सहलीचा एक दिवस यावर प्रसंग वर्णन करा, स्कूल पिकनिक का एक दिन, तो उस अनाउंसमेंट से हमारे दिल में कितना एक्साइटमेंट था ना वो फर्स्ट आएगा. देन घटनेचे स्थळ, काळ आणि प्रभाव. एंड देन सेकंड पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे यस वो इंसिडेंट्स कहाँ पर हुआ था, ते ठिकाण कोणतं होतं, काळ मतलब वक्त, डेट आप लिख सकते हो, प्रभाव मतलब इम्पैक्ट. हाँ, पोएटिक लाइन स्टार्टिंग में ही लिखना है या तो एंड में, दोनों में से एक जगह पे या दोनों जगह पे भी लिख सकते हो. ओके. अच्छा, मी तर सांगत होतो तुम्हाला प्रभाव, घटनेचं स्थळ, काळ आणि प्रभाव. कसं आहे ना की घटनेचं स्थळ वर्णन केलं, काळ वर्णन केलं, पण घटनेचा प्रभाव आपल्या मनावर किती पडला ना ते आपल्याला लिहायचं आहे. उस इंसिडेंस का इम्पैक्ट क्या था हमारे लाइफ पे, कितना हेल्पफुल रहा वो इंसिडेंस हमारे लाइफ में, कितना हैप्पीनेस लाने वाला था वो इंसिडेंस हमारे लाइफ में, वो आपको यहाँ पर लिखना. प्रभाव. बाद में वो इतना एक्साइटमेंट भरा इंसिडेंट जरा उसको डिस्क्राइब करो इन डिटेल, प्रसंगाचे सविस्तर वर्णन. मग त्याबद्दल इतरांचं मत. अगर स्कूल का इंसिडेंस है, मतलब स्कूल का कोई सेलिब्रेशन है फंक्शन का, सो उसमें टीचर्स का ओपिनियन क्या था, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या फील कर रहे थे, प्रिंसिपल क्या फील कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स उनके बारे में कुछ लिखो, फीलिंग्स, इमोशंस. इवन अपने बारे में भी लिख सकते हैं. माझ्या बरोबर असं घडलं, मी हा अनुभव घेतला, यातून मला हे शिकायला मिळालं, माझ्यातला आत्मविश्वास वाढला. ये जो भी है ना वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं. ये सब होने के बाद एट द एंड इन शॉर्ट ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस कैसे था उस एक दिन का, उस इंसिडेंट्स का, वो आपको लिखना. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हैप्पी हैप्पी सब कुछ, आनंदाची घटना, सेलिब्रेशन, सोहळा. बट हर बार ऐसा ही होगा ऐसा नाही. काही वेळेस तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत काही दुःखद घटनाही येऊ शकते. मग ती घटना कोणतीही असू शकते. आपण लेक्चरमध्ये अनुभवलेलं आपल्या ऑनलाईन लेक्चर्समध्ये, तेव्हा तो एक प्रसंग होता. कारगिलमध्ये शहीद झालेले मेजर रमाकांत यांच्या भावपूर्ण श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम. बराबर, वैसे था. अच्छा, दूसरा ये भी था. एग्जाम्पल के लिए किसी रोड पे हम जा रहे थे, स्कूल के सामने घर पे आ रहे थे, तभी एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो. असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे वेगवेगळे प्रसंग, काही आनंदाचे, काही दुःखाचे, काही सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करणारे, अशा कोणत्याही घटनांबद्दल वर्णन करायला सांगितलं तर प्रसंग वर्णनचा फ्लो असा ठेवायचा. प्रसंग वर्णन निबंधाचा फ्लो हा असला पाहिजे. विषयानुसार भाषाशैली म्हणजेच काय, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लैंग्वेज थोड़ा चेंज होगा. अब ये प्रैक्टिकल इंसिडेंस है जो हमारे लाइफ में हुआ, सो प्रैक्टिकल लैंग्वेज ही आएगा. बट यस, ऑल कंटेंट शुड बी इन पास्ट टेंस, बिकॉज हमने ये एक्सपीरियंस किया था जो हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं. ये ध्यान में रहे. ओके, चलो. आत्मकथन. आत्मकथन मतलब ऑटोबायोग्राफी. इजी टू राइट एक्चुअली, बिकॉज जिस किसी का ऑटोबायोग्राफी हम लोग लिख रहे हैं ना,
उसके बर्थ से लेके उसकी लाइफ की जर्नी हमें डिस्क्राइब करनी। बाद में वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, या कोई हैंडीकैप पर्सन हो या एजेड ऐसा रिटायर्ड आर्मी मैन हो, या तो कोई एक घर में पड़ी हुई चीज, एक टेबल, स्टडी टेबल, स्कूल का एक ब्लैक बोर्ड, या तो अपने बैग में पड़ा हुआ एक पुराना नोटबुक, स्टोरी बुक और स्कूल का टेक्स्ट बुक, कुछ भी हो सकता है। उसके ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपको पूछा जाएगा। हाँ, लास्ट 2 ईयर से बोर्ड्स में कंटिन्यूस एक ही टॉपिक आया, पुस्तकाचे आत्मवृत्त। 2020 के बोर्ड्स में भी वही था, पुस्तकाचे आत्मवृत्त। 2019 में भी वही आया था। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि ये बार भी वही आएगा, बट आ भी सकता है, पता नहीं। तो उसका भी एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके रखना, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, इसका फ्लो क्या होता है? फ्लो असाच असतो, सुरुवातीला त्या वस्तूचा जन्म कुठून आणि कसा झाला हे आपल्याला लिहायचं। अरे लक्षात? अब बुक के बारे में आया तो ये बुक बनती है किससे? ट्रीज। तो ट्री का जन्म कहां से हुआ? जंगल में, फ्रॉम अ सीड। एक लहान बीच्या रूपात मी एका झाडाच्या सावलीत पडून होतो, काही दिवस सूर्यकिरण मिळाले, थोडं पाणी मिळालं आणि माझी वाढ झाली। या रोपाचे झाड कधी झाले कळलंच नाही। बराबर दिवस उलटले, वर्षही उलटली आणि मी आता मोठ्या झाडाच्या स्वरूपात इतर प्राणी पक्ष्यांना सावली देत होतो, आसरा देत होतो। पण अशातच एक दिवस मनुष्य प्राणी जंगलात शिरला आणि मला मुळापासून कापून एका वाहनात घालून घेऊन गेला। त्या दिवशी मला वाटलं की माझं जीवन संपलं। न्यू पॅराग्राफ। पण हा माझ्या जीवनाचा वेगळा प्रवास इथून सुरू झाला। मला एका कागदाचं रूप मिळालं, काही अक्षर छापली गेली आणि मागे पुढे रंगीत अशा कागदांनी आवरण चढवले गेले। आणि मग मला कळले की मी आता झाड नसून एक पुस्तक झालेलो आहे। यस, ऐसा वाला एक एग्जाम्पल आपको वहां पर लिखना है। मतलब मैं आपको ये कंटेंट बता रहा हूँ, यही आएगा ऐसा नहीं है, बट जस्ट एक फ्लो बता रहा हूँ की जन्मापासूनचा प्रवास कसा लिहायचा। मग जन्माचं ठिकाण आलं, आपण जंगलात राहत होतो, तिथलं वातावरण आलं, तिथलं सौंदर्यपूर्ण वातावरण आलं, बरोबर? आजूबाजूचं वातावरण किती सौंदर्यपूर्ण होतं। मग त्याचं त्या क्षणात अनुभवलेले काही चांगले दिवस, म्हणजे लहानपणी अनुभवलेले काही चांगले दिवस, त्याच्याबद्दल आपण इथे लिहू शकतो। मग तिथून सुरू झाला माझा पुढचा प्रवास, मग जीवन प्रवास। देन जर्नी कैसे शुरू हुआ? देन जर्नी शुरू हुआ तो उस जर्नी में कुछ पल ऐसे थे जो सुख भरे थे, कुछ पल ऐसे थे जो दुख भरे थे। बट दुख भरे इंसिडेंसेस में मैं रुका नहीं, मैं थमा नहीं, मैं आगे बढ़ते रहा। यस, वो लिखना है। हा जीवन प्रवास। या जीवन प्रवासात सुख अनुभवलं, दुःख अनुभवलं, पण या दुःखातून सावरण्याची कला मी इकडे शिकलो। मतलब क्या? दुख आता है, बट दुख को बेर करके आगे बढ़ने की जो कोशिश करता है, यस, उसी को सुख मिलता है। तो ये मैं यहाँ पर सीख लिया, दुखातून सावरणे, संभलना। एखादा अनुभव, कोई एक इंसिडेंस लिख देने का यहाँ पर, अपना दुख भरा लाइफ का जर्नी। इंसिडेंस कॉमन होता है। या प्रवासात मला अनेक अडीअडचणी आल्या, समाजाकडून होणारा त्रास मी अनुभवला, पण या समाजाकडून होणाऱ्या त्रासाला मी कुठेच थांबलो नाही। मी त्यालाही प्रत्युत्तर द्यायचे ठरवले। मैंने भी सोच लिया था, आने दो लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स आना है, मैं हिम्मत से लढूंगा। मी माझा आत्मविश्वास तुटू दिला नाही आणि एक दिवस माझ्या जीवनात सुख नक्कीच येईल, या प्रयत्नात मी नेहमीच होतो। एंड देन उसमें से मिलने वाला सुख, समाधान, आनंद, हैप्पीनेस, एंड देन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एट द एंड, वो लिखना है। माझी हीच अपेक्षा आहे की प्रत्येकाने अशा या पुस्तकाची काळजी घ्यावी, कारण हे पुस्तक एक झाड प्राणी मात्रांना, पक्ष्यांना आसरा देऊ शकतं, पण एक पुस्तक अनेकांच्या मनात ज्ञानाची ज्योत पेटवू शकतं। हे आपण इथे सांगू शकतो। तो ये हुआ एक जस्ट एग्जाम्पल, एक निबंध के लिए, आत्मकथासाठी। वैचारिक निबंध बघूया। वैचारिक मतलब व्यू काउंट ऑफ व्यू टाइप होता है, कन्सेप्चुअल ऐसे होता है, ज्यामध्ये एक टॉपिक दिलेला असतो, त्याबद्दल सकारात्मक आणि नकारात्मक दोनही विचार तुम्हाला मांडायचे असतात। विषयाची सविस्तर प्रस्तावना, जो भी टॉपिक उन्होंने दिया उसको पहले डिटेल में एक्सप्लेन करो, हम लिख किसके बारे में रहे। बिकॉज कभी कभी इसमें ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को खुद को ही नहीं पता है कि टॉपिक क्या है, और हम लोग लिखते जा रहे।
हाँ लास्ट ईयर टॉपिक आया था युग संगणकाचे 2020 के पेपर में। हाँ इसमें वैचारिक में युग संगणकाचे मतलब कंप्यूटर जनरेशन। अब उसका यूज लिखो, उसका बेनिफिट लिखो, उसका लॉस क्या वो लिखो, अच्छा यूज कैसे होना चाहिए वो लिखो, ये पॉइंट्स थे आउटलाइन के। बट संगणक ये नहीं मालूम तो बच्चे लिखेंगे क्या? और लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, आधा एक पेज कुछ भी लिख दिया था कुछ स्टूडेंट्स ने। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज अभी से निबंध लेखन का प्रॅक्टिस करो, अलग अलग टाइप के निबंध पढ़ो, विषय समजून घेण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळे निबंध वाचा, समजा, अभ्यासा। हाँ संगणक म्हणजे कंप्यूटर, तो इस कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आपको वहां पर कंटेंट लिखना है। ओके हाँ अब यहाँ पर वैसे ही कोई भी टॉपिक आ सकता है, कंप्यूटर जनरेशन या तो साइंस के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, मोबाइल यूज के बारे में आ सकता है, एक्सेसिव मोबाइल यूज एंड रेगुलर मोबाइल यूज। रेगुलर मतलब फॉर यूज, एक्सेसिव मतलब टाइम पास। तो ये अच्छी तरह से हमें समझाने आना चाहिए विषयाची सविस्तर प्रसंग, सविस्तर मतलब इन डिटेल। सामाजिक फायदे, अब इस टॉपिक का जो उन्होंने टॉपिक दिया है उसके बारे में सोशल बेनिफिट क्या है पहले वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमें जनरल कॉन्सेप्ट लिखना है, मुझे क्या लगता है ये नहीं लिखना है, सबको क्या लगता है इसके बारे में वो लिखना। सामाजिक फायदे मग सामाजिक तोटे, समाज को इसका कैसे तकलीफ हो रहा है वो हमें लिखना है। आपले आपले मत सकारात्मक नकारात्मक, हमें क्या लगता है उसके बारे में वो लिखो। पहले समाज को क्या लगता है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, बाद में हम क्या सोचते हैं वो लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों साइड्स। सामाजिक प्रभाव और उसका समाज पे इम्पैक्ट क्या जा रहा है, हम जो सोच रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके वजह से समाज को हम क्या बताना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट क्या जा रहा है। मार्गदर्शक से अपेक्षित बदल, अपेक्षित बदल मतलब एक्सपेक्टेड चेंज, हम समाज को बदलना चाहते हैं, जो गलत हो रहा है वो रोकना चाहते हैं, बट एक के विचार से कुछ नहीं होने वाला है, जो मैं सोच रहा हूँ हर किसी को सोचना चाहिए, ये मेरा चेंज। हा अपेक्षित बदल, माझ्यासारखा प्रत्येकाने विचार करावा आणि मग एक मार्गदर्शक संदेश, एक गाइडेंस देने वाला लाइन, जिससे हर कोई सोचे कि यस ये स्टूडेंट बहुत परफेक्ट बता रहा है, ये स्टूडेंट ने दिया हुआ आइडिया बहुत सही है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दिस शुड बी द फ्लो ऑफ वैचारिक एसे, ठीक है। हाँ अब ये ना अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड के बारे में आ सकता है, ऑटोबायोग्राफी, सोल्जर के बारे में आ सकता है, रिटायर्ड सोल्जर के बारे में आ सकता है, हैंडीकैप पर्सन के बारे में आ सकता है, एक स्टडी टेबल के बारे में आ सकता है, वो स्कूल का हो सकता है या तो घर का हो सकता है। ओके तो ये सब में अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे जिसके ऊपर आपको अलग अलग तरीके से सेल्फ स्टडी करना है, प्रिपरेशन करना है। कुछ टॉपिक्स मैं भी दूंगा एट द एंड होमवर्क के लिए, उसका प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। हाँ अब जैसे मैंने बताया था कोटेशंस, लाइंस, क्रिएटिव लाइंस, उसके लिए हेल्प कहाँ से मिलेगा, यस दैट पीडीएफ जो मैंने बताया था, नहीं मिला तो आज या तो कल में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आएगा या तो मेल में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी उसमें से कोई लाइन याद आया ही नहीं तो क्या करेगा सर, खुद से लाइन बनाओ। अब आप सोचेगा सर मैं थोड़ी ना एक पोएट हूँ कि इमीडिएटली लाइन बन जाएगा, बट यस कुछ क्रिएटिव वर्ड्स अगर आप याद रखो खुद लाइंस बना सकते हैं, ये रहे वो कुछ क्रिएटिव वर्ड्स, जैसे है ना राइमिंग वर्ड्स, दशा, दिशा, आशा, निराशा, मीनिंग्स भी दिए मैंने तो साथ में, तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। अब दशा, दिशा, आशा, निराशा मतलब जनरल एक सोशल टॉपिक है, उसके बारे में बता रहा हूँ। समाजाची काय झाली आहे दशा, कोण दाखवेल या समाजाला योग्य दिशा, जिथे जिथे पाहतो तिथे आहे दुःख आणि निराशा, या संकटातून कोण सोडवणार आम्हाला, हीच आहे, कोणीतरी सोडवा आम्हाला, हीच करतो मी आशा। ये सिंपल सिंपल वर्ड्स है, आप बना सकते हो इससे खुद भी, सिंपल एक दो राइमिंग वर्ड्स भी ऐड कर लिए तो भी हो जाएगा। ओके तर अशा पद्धतीने काही क्रिएटिव्ह लाईन्स बनवा, खूप महत्वाचे आहेत। लेखन कौशल, अब निबंध के लिए एक एग्जाम्पल है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। रांगोळी चित्रकला प्रदर्शन वार्षिक स्नेह सम्मेलन, ये एक एक्चुअली टॉपिक है, एनुअल स्कूल फंक्शन, स्नेह सम्मेलन मतलब स्कूल फंक्शन, स्कूल फंक्शन मतलब एनुअल गैदरिंग, ठीक है,
एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है ना, वो ये है स्नेह सम्मेलन, गेट टुगेदर। अब इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, रंगोली कंपटीशन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ईयर में जितने भी कॉम्पिटिशन हुए उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रमुख पाहुणे आणि त्यांचे भाषण, चीफ गेस्ट और उनका स्पीच, साथ में कोई कल्चरल एक्टिविटी भी होती है। ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। ओके, चलो इसका निबंध कैसा है ना वो देख लेते हैं। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बट एक दो पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ। बाकी तो आपके पास ये निबंध है, निबंध के ए से बुक में व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर का बुक है ना आपके पास, रेफर करते हो ना वो? यस, तो वो बुक में है ना, ये एसेस दिए हुए, अच्छी तरह से वहां से भी रेफर कर लो, प्रॅक्टिस कर लो। माझ्या शाळेतील स्नेहसंमेलन यंदाचे 10वीचे वर्ष, म्हणजे आमच्या शालेय जीवनातील शेवटचे वर्ष, लास्ट इयर। तेव्हा मी आणि माझ्या मित्रांनी वार्षिक स्नेहसंमेलनात प्रत्यक्ष सहभागी व्हायचे आणि स्नेहसंमेलन गाजवायचेच असे ठरवले। स्नेहसंमेलनापूर्वी विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड केली जाते। ठरल्याप्रमाणे माझ्या मित्रांनी माझे नाव सुचवले आणि माझी बिनविरोध निवड झाली। एनुअल फंक्शन के पहले है ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड किया जाता है, और मेरे एज यूजुअल मेरे फ्रेंड्स ने मेरा ही नाम सजेस्ट किया एंड मेरा सिलेक्शन भी हो गया। बस फर्स्ट विक्ट्री मैंने फ्रेंड्स को पार्टी देके सेलिब्रेट की, हाच पहिला जय मित्रांना पार्टी देऊन साजरा केला। मी विद्यार्थी प्रतिनिधी बनल्यामुळे स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने मुख्याध्यापकांनी ज्या विविध सभा घेतल्या त्या प्रत्येक सभेला मला सहभागी केले गेले। हर एक मीटिंग में मुझे स्कूल की तरफ से इनवाइट किया गया। आगे के जितने भी इवेंट्स थे उसमें प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट के बाजू में मुझे बिठाया गया। तो ये यहाँ पर लिखा, पुढच्या अनेक कार्यक्रमांना मुख्याध्यापक आणि प्रमुख पाहुणे यांच्याबरोबर मला व्यासपीठावर बसण्यास मिळाले। ओके, फेअरवेल म्हणजेच निरोप समारंभ और स्नेह सम्मेलन मतलब गेट टुगेदर। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो ध्यान में रखना। एनुअल फंक्शन, तो यही आगे कंटिन्यू किया हुआ निबंध। हाँ, असेच अजून निबंध आहेत माझ्याकडे, तेही तुम्हाला सांगतो। प्रश्न देतो, तुम्ही ते प्रश्न स्क्रीनशॉट करून घ्या, स्क्रीनशॉट करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला त्याचा सराव करता येईल। यस, ये वृक्षाचे आत्मवृत्त, इसका प्रैक्टिस करके रखना है। और है कुछ टॉपिक्स, वो भी बता दूं। ये रहे, मानवता हाच खरा धर्म, माणसात देव पाहण्याची शिकवण, साधू संतांचा उपदेश, धर्मापेक्षा कर्म महत्वाचे, धर्मापेक्षा कर्म आणि माणूसही तेवढाच महत्वाचा, म्हणून माणुसकी जपा, माणुसकी सोबत निसर्गाचीही जपणूक करा। पण हा निसर्गच आहे जो आपल्याला एकमेकांवर प्रेम करणं शिकवतो। ओके, मग हा सगळा संदेश या निबंधामध्ये दिलेला है। तो ऐसे ये कुछ टॉपिक्स है ना जिसका प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो, होमवर्क में स्पेशली ये टॉपिक्स कवर करो। ओके, और भी कुछ टॉपिक्स है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये दसऱ्याचा उत्सव समारंभात तुम्ही उपस्थित होता त्याचे वर्णन करा। सो प्रसंग वर्णन है, दसऱ्याचा प्रसंग, वो आ सकता है एग्जाम में। फळ्याचे आत्मवृत्त, ब्लैक बोर्ड का ऑटोबायोग्राफी, ये भी पॉसिबल एग्जाम में। देखो कैसा है ना कि प्रीलिम एग्जाम है, बोर्ड्स के एग्जाम है, उसमें यू नेवर नो कि कौन सा निबंध आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है आपने जो पढ़ा है वही आ गया, ऐसा भी हो सकता है आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आया। बट यस, तुम्ही जेव्हा खूप निबंध वाचा ना तेव्हा तुमच्याकडे आयडिया क्रिएट होते आणि त्या आयडियावरून तुम्ही निबंध लिहिता। आलं लक्षात, ते महत्वाचं है। हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने वर्ड्स का मीनिंग पूछा था, वो बता दूं। व्यासपीठ, व्यासपीठ मतलब जहां से स्पीच दिया जाता है वो प्लेस, भाषण करण्याचे ठिकाण। तो शब्द समूहाबद्दल एक शब्द में भी ये पूछा जा सकता है, व्यासपीठ, भाषण करण्याची जागा, व्यासपीठ जहां से स्पीच दिया जाए। रोप मीन्स प्लांट्स। ओके, हाँ, चलो ये सब है। मैं जो टॉपिक्स दे रहा हूँ ना वो अपने राइटिंग स्किल के बुक में है, उसमें से आप आंसर्स अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, पढ़ो भी और लिखो भी। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि पढ़ो, पढ़ने के बाद लिखना भी है, थोड़ा प्रॅक्टिस करना है रायटिंग का स्पेशल। ओके, चला, तर इथपर्यंत आपला निबंध लेखनाचा भाग झालाय। आपण आता सुरू करतो एक वेगळा भाग, तो म्हणजेच आवश्यक भाग, फ्रॉम राइटिंग स्किल अगेन, एंड दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पत्र लेखन। अब आप सोचोगे सर इंपॉर्टेंट है, दैट वी नो, बट हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस? यस, आंसर इज इन द नेक्स्ट स्लाइड।
सबसे पहले समझ लो इसके लिए कितने मार्क्स अलॉटेड होते हैं, 6 मार्क्स। और कितने मिनट्स में ये लिखना है, 15 मिनट में। अब 15 मिनट में लेटर लिखना है, तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ गया रहेगा, सर 10 मिनट तो बचे रहते हैं, उसमें क्या क्या लिखे। वो आपका पहले का टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर इतना टाइम बचा। बट ऑफिशियली आप अगर टाइम अलोकेट करो, या तो आप अच्छी तरह से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, इन टाइम आपका पेपर खत्म होता है। इन टाइम, ऑन टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन टाइम बोल रहा हूँ। 10-15 मिनट बच जाते हैं, और उसके लिए हम अलग से एक सेशन लेंगे जिसमें बताएंगे आपको टाइम लिमिट कैसे लगना है। वैसे भी मैंने लास्ट टाइम लिया था लेक्चर, उसमें बताया था पेपर प्रेजेंटेशन में कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम लिया जाता है। और आज क्वेश्चन वाइज अलग से हम लोग देख रहे हैं वो, चलो देखते हैं। पत्र लेखनामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे फॉर्मॅट समजून घेणं महत्वाचं आहे। फॉर्मॅट फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, पहले वो समझो। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आता है डेट, दिनांक। दिनांक लिखने के बाद एक लाइन जगह छोड़ दो, दिनांक डेट लिखो इन नंबर्स, डेट आएगा, मंथ इन वर्ड्स, और ईयर इन नंबर्स, ये रहेगा डेट। अच्छा, उसके बाद एक लाइन जगह छोड़ के प्रति, प्रति मीन्स टू, रिसीवर का ऍड्रेस, पहले नाम आएगा रिसीवर का, ज्याला पत्र पाठवायचे त्याचे नाव, रिसीवर के नेम के बाद वहां पर एड्रेस कंटिन्यू होगा। एड्रेस कंटिन्यू होगा 3 to 4 लाइंस का, एंड एड्रेस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप, देन लीव अ लाइन, देन स्टार्ट विद द विषय। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना मत भूलना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट सब्जेक्ट बाय अ पेन। पेंसिल यूज नहीं करना, पेन यूज करना, वो ध्यान में रखना। Then again we have to leave a line after subject and format starts from here. ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद रखने से आपका एक फायदा होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता, अरे कहाँ पर क्या लिखना है, भूल गया सर, मार्क्स गए। फॉर्मेट के लिए भी तो मार्क्स है, वो गलत ना हो, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपके बेनिफिट के लिए, और रेफर करना अच्छी तरह से। माननीय महोदय, सप्रेम नमस्कार, दिस इज द कॉमन सैल्यूटेशन फॉर ऑल फॉर्मेलिटीज। इंट्रोडक्शन में खुद का इंट्रोडक्शन, स्वतःची ओळख 2 से 3 लाइन, मेन कंटेंट रहेगा वो 7 to 10 लाइंस का रहेगा, एंड लास्ट में रिक्वेस्ट, यस 2 to 3 लाइंस का रिक्वेस्ट, दैट्स इट। कळावे तहसीलबद्दल क्षमस्व लिख दिया, फुल स्टॉप दिया, काम हो गया। एंड लास्ट में आपला विश्वासू, आपला विश्वासू कॉमा, लेटर भेजने वाले का नाम। अगर सेंडर्स नेम इज देयर इन योर क्वेश्चन पेपर, यू कैन राइट दैट नेम व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, अदरवाइज अबक ये नाम रहेगा यहाँ पर, पत्र पाठवणाऱ्याचे नाम, एंड देन एड्रेस, एंड लास्ट में ईमेल आईडी। ओके, एड्रेस 2 से 3 लाइन का, और ईमेल आईडी abc@gmail.com। ये मराठी में इंग्लिश में कैसे भी लिखेंगे चलेगा। हाँ, ईमेल आईडी इंग्लिश में ही आएगा, ये नाम की मैं बात कर रहा था, ये नाम, ईमेल आईडी ये नाम है ना, मराठी में लिखो या इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश में लिखो तो अच्छा है, बेटर है। एंड देन ईमेल आईडी लिखेंगे हम abc@gmail.com, दैट्स इट। ओके, अब इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मेट तो सामने है, आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। दिनांक के बाद प्रति विषय कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आता है महीना। महीना मीन सैल्यूटेशन, प्रिय आई, आदरणीय बाबा, प्रिय आजी आजोबा, बरोबर, ये रहता है। अभिवादन मीन सैल्यूटेशन क्या सेकंड पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग सान वी वी, साष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष, बड़ा भाई बड़ी बहन है तो सप्रेम नमस्कार, ये सब यहाँ पर आता है अभिवादन में। वो हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड देन शुरू होता है अपना इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में इनको ये बताने की जरूरत नहीं हम कौन है, अब अभिवादन मीन्स क्या होता है ना, सैल्यूटेशन का सेकंड पार्ट, सप्रेम नमस्कार वाला फॉर्मल ऑफिशियल सप्रेम नमस्कार होता है ना, वो सैल्यूटेशन, अभिवादन बोलते हैं उसको। ओके, खुशहाली कळवणे, खुशहाली कळवणे मतलब अपने बारे में बताओ कि हम यहाँ पर बस मजे में है, अच्छा चल रहा है, पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम्स चल रहा है। ओके, अब एग्जाम्स खत्म हो गए, इसलिए मैं टाइम निकाल के लेटर लिखने बैठा हूँ, परीक्षा नुकत्याच संपल्यामुळे वेळात वेळ काढून मी तुम्हाला पत्र लिहायला बसलो आहे, तो ये लिख सकते हैं हम लोग। मेन सब्जेक्ट पे थोड़ा डिस्कशन होगा, 7 to 10 लाइन्स के कंटेंट उसके बारे में लिखेंगे, आणि मग इतरांची चौकशी 2 to 3 लाइन्स। मग घरी कसे आहेत, आजी आजोबा कसे आहेत, छोटी पिंकी चिंकी मिंकी कशी आहे, ते आपण लिहायचं। आणि मग शेवटी कळावे लोभ असावा। लोभ असावा मतलब वी एक्सपेक्ट ऐसा ही लेटर कम्युनिकेशन आपका चलते रहे।
समारोप मग पत्र पाठवणाऱ्याचे नाव. एंड में है ना अपना ही नाम आता है और अपना ही एड्रेस आता है. अपना नाम अपना एड्रेस मतलब जो लेटर भेजने वाला है, और सेंडर ऑफ लेटर मतलब उन्होंने नाम दिया तो वो लिखो, अदरवाइज वी हैव टू मेंशन ए बी सी. ए डॉट बी डॉट सी म्हणजे मराठीमध्ये अ डॉट ब डॉट क हे असेल. ठीक आहे. हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में नाम आता है, हर बार नहीं आता, बट कभी कभी क्वेश्चन में सेंडर्स नेम दिया रहता है. अगर नहीं दिया तो आपको अब लिखना है. खुद का नाम तो बिल्कुल मत लिखना कहीं पर. ठीक है, खुद का नाम ले लिखना, पूरे पूरे पेपर में नहीं लिखना. ओके, ये था फॉर्मेट. अब फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ. सर क्या करें, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ बाय हार्ट कर ले, योर चॉइस. खुद से अगर लिख सकते हो क्रिएटिव राइटिंग में तो लिखो, अदरवाइज मैंने तो रेडीमेड दिया हुआ है. देखो, फॉर्मल लेटर में एज अ स्टूडेंट अगर आप लेटर लिखते हो ना तो ये वाला है, ये वाला फॉर्मेट एज अ स्टूडेंट. अगर फॉर्मल लेटर एज अ लोकल रेसिडेंट लिखते हो ना तो ये वाला फॉर्मेट है. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मी अबक सो एंड सो विद्यालय. एज अ स्टूडेंट मी विद्यार्थी आहे, मग विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून मी पत्र लिहितोय, मैं एक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये रहेगा. मी अबक सरस्वती विद्यालय या शाळेतील एक विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या संमतीने हे पत्र लिहित आहे. संमती मतलब परमिशन. मग विषय, पत्र लेने मुख्य कारण, वॉट एवर इट इज, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अगर यही लेटर का एंड मुझे करना है, बराबर, समझो वो रिक्वेस्ट लेटर है और मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ लिख लिया. रिक्वेस्ट लेटर के एंड में क्या लिखेंगे, कृपया या गोष्टीकडे आपण वैयक्तिक लक्ष देऊन या त्रासातून आमची मुक्तता करावी ही नम्र विनंती. आप पर्सनली ध्यान दो और प्रॉपर एक्शन लेके हमें इस प्रॉब्लम से दूर कर दो. ये रिक्वेस्ट. अगर डिमांड लेटर है तो थर्ड पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है. वरील यादीत नमूद केलेले साहित्य विद्यार्थ्यांसाठी असल्यामुळे कृपया त्यावर योग्य ती सवलत द्यावी ही नम्र विनंती. समझा, ये पूरा कंटेंट एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव. बट यस, इफ वी आर राइटिंग अ लेटर एज अ लोकल रेसिडेंट तो ये कंटेंट रहेगा. इंट्रोडक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है. मी अबक आपल्या विभागातील एक जबाबदार नागरिक असून पत्र लिहिण्याचे कारण डैश डैश डैश. परिच्छेद विनंती 2 to 3 लाइन्स. रिक्वेस्ट के लिए परिच्छेद 3. थर्ड पैराग्राफ क्या रहेगा वहां पर, ये कृपया या गोष्टीकडे वैयक्तिक लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करावी ही नम्र विनंती. दिस शुड बी द सेम. हा, पण मागणी पत्रामध्ये थोडासा फरक येईल. वरील यादीत नमूद केलेले साहित्य लवकरात लवकर पाठवून द्यावे. इधर मैंने ये नहीं लिखा है विद्यार्थ्यांसाठी, बिकॉज मैं तो घर से लिख रहा हूँ ना पत्र, सो मैं पेरेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ, ये यहाँ पर लिखा ही नहीं है, अपने हिसाब से लिखूंगा. योग्य ती सवलत देऊन देयकाची प्रत पाठवावी ही नम्र विनंती. देयक मीन्स बिल, प्रत मीन्स कॉपी. कॉपी ऑफ बिल सामान के साथ डिस्काउंट के साथ भेजना, ये रिक्वेस्ट. चलो, ये था एक फॉर्मेट और मेन कंटेंट. ठीक है. हाँ, नमूद केलेली आहे, यादीत नमूद केलेली आहे मतलब प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड इन लिस्ट, ये था. अब यहाँ पर है ना अलग अलग लेटर्स दिए, एग्जाम्पल्स. देखो, विनंती पत्रामध्ये एग्जाम्पल उदाहरण दिलेलं आहे. रस्त्यावरील कचरापेटीची दुर्दशा सुधारण्याबाबत विनंती करणारे पत्र. रोड पे गार्बेज बिन है, उसको रिनोवेट करो, या तो वहां पर कुछ एक प्रॉपर डस्टबिन का अरेंजमेंट करो बड़े साइज का, जिसकी वजह से कचरा अंदर फेका जाए, नहीं तो बाहर ही गिरा रहता. शाळेसमोरील नादुरुस्त रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी विनंती करणारे पत्र. स्कूल के सामने रोड है बट वहां पर इतने गड्ढे हैं ना कि जिसकी वजह से व्हीकल्स को प्रॉब्लम होता है. इवन स्कूल स्टूडेंट्स छूटते हैं तब ट्रैफिक हो जाता है. हाँ, नादुरुस्त रस्ता दुरुस्त करण्याबाबत विनंती करणारे पत्र, ऐसा एक रिक्वेस्ट लेटर आ सकता. ओके, कमिंग टू अभिनंदन पत्र. कॉंग्रॅच्युलेट करने वाला लेटर. आपल्या शाळेतील मराठी विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी राज्यातील आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळवल्याबाबत अभिनंदन करणारे पत्र. स्टेट लेवल पे एक आइडियल टीचर अवार्ड मिला हुआ है, तो उनको वो अवार्ड मिला इसलिए हमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है. और वैसे ही दूसरा लेटर है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में अपने फ्रेंड को, नहीं किसी क्रिकेट टीम को, किसी स्कूल के क्रिकेट टीम को विक्ट्री मिली इसलिए उनका कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला ये लेटर है. अच्छा, डिमांड लेटर एक अलग है, बट डिमांड लेटर का फॉर्मेट अलग. नॉर्मली विनंती और अभिनंदन पत्र में क्या होता है, इंट्रोडक्शन आएगा, सेकंड पैराग्राफ में पैराग्राफ लिखेंगे 8-10 लाइन का, एंड देन थर्ड पैराग्राफ में वही जो पैराग्राफ मैंने दिया था.
बट डिमांड लेटर जो होता है ना, उसमें क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है, सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या चाहिए वो टेबल फॉर्मेट में देना होता है. जैसे इधर लिखा ना, पुस्तकांची मागणी, स्कूल के लिए लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए, स्कूल के गार्डन के डेकोरेशन के लिए फ्लावर प्लांट्स चाहिए, सुशोभीकरण मतलब फ्लावर सॉरी सुशोभीकरण मतलब डेकोरेशन. हाँ, तो ये सब फॉर्मल में आने वाले एग्जांपल्स. अब डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स मंगवाने या बुक्स मंगवाने, तो उसके लिए फॉर्मल लेटर में सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, सेकंड पैराग्राफ में टेबल्स होंगे, टेबल्स. और वो टेबल ऐसे आएंगे, देखो लिखा है ग्रंथालयासाठी पुस्तके ये है, लाइब्रेरी के लिए बुक्स ये है, स्पोर्ट्स के लिए अगर कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाने तो ये है आपके सामने. अच्छा, अगर आपको फर्स्ट एड किट के लिए अगर चाहिए तो ये कंटेंट है, गार्डन डेकोरेशन करना है तो उसके लिए ये कंटेंट है. तो ये जितने भी टेबल्स है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ओके, पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखो, तो कोई भी टेबल आ गया और कंटेंट ये हम लोग लिख सकते हैं. समझ लो क्या क्या लिखा है इसमें. ये नग मतलब क्वांटिटी, रोपांची संख्या क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स, प्रति मतलब नंबर ऑफ कॉपीज. हाँ, ऐसे ही और एक क्वेश्चन आता है, स्कूल के साइंस लैब के लिए इक्विपमेंट्स मंगवाने, और इक्विपमेंट्स को मराठी में बोलते हैं उपकरणे. चंचू पात्र, बीकर, तिवई, बर्नर, परीक्षा नली, टेस्ट ट्यूब, लिटमस पेपर, लिटमस कागज. ये मराठी में दिए हुए नाम, इंग्लिश में मत लिखना, एग्जाम में चलेगा, मराठी में लिखना. शैक्षणिक साहित्य, एजुकेशनल मटेरियल, 200 पेज का बुक, ग्राफ बुक, वर्ल्ड मैप, ज्योमेट्री बॉक्स. एंड स्वच्छता साधने, क्लीनिंग मटेरियल के लिए झाड़ू, फिनाइल, बादली आणि ब्रश. ये सब कुछ मंगवा लो. ये सब कुछ एक बार कॉपी करके रख लो या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. ठीक है, चला. ही आहेत उदाहरणासाठी दिलेले काही पत्र. आयडियल ग्रंथ भांडार, महात्मा गांधी रोड, दादर पश्चिम, मुंबई. विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने शाळेच्या ग्रंथालयासाठी पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र. आणि दुसरा विषय आहे, ग्रंथालयासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पुस्तकांवर जाहीर केलेली 35% सूट देण्याबाबत विनंती पत्र. अनाउंस 35% डिस्काउंट दो, और फर्स्ट लेटर है फॉर डिमांडिंग बुक्स. लेटर कैसे लिखा जाएगा, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया, लुक एट दिस. इंट्रोडक्शन आ गया, अब देखते हैं हम लोग सेकंड पैराग्राफ. ये सेकंड पैराग्राफ में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, टेबल. परफेक्ट. अब ये टेबल रहेगा, ये दिख रहा है, यस. एंड देन लास्ट में, वरील पुस्तक विद्यार्थ्यांसाठी असल्यामुळे कृपया पुस्तकांवर योग्य ती सवलत द्यावी ही नम्र विनंती. कळावे त्याबद्दल क्षमस्व. आपला विश्वासू अ ब क. सेम ईयर, पहला कंटेंट सेम है, सेकंड पैराग्राफ में डिफरेंस है, बिकॉज वहां पर लिस्ट थी, एक टेबल था, यहाँ पर अलग है. या उपक्रमामुळे अनेक ग्रंथालयांना खूप सारी पुस्तके खरेदी करता येतील. विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्यामुळे अनेक पुस्तके वाचायला मिळतील, साहित्य वाचनाची गोडी निर्माण होईल. पुन्हा एकदा आपले मनपूर्वक आभार. है कि नहीं. यस, ये है क्षमस्व मतलब माफी चाहता है. क्षमस्व मतलब माफी चाहता है. आपको अगर हमारे वजह से कुछ तकलीफ हुई तो सॉरी फॉर दैट, ये लास्ट में लिखा हुआ. ओके, चला. सो ऐसे 2 लेटर मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखा दिए. आता आपण वळूया सारांश लेखनाकडे. ये भी वैसे ही एक सेकंड लेटर है, ये होमवर्क के लिए क्लिक कर लो आप, होमवर्क में ये कर लेना. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रैक्टिस. इवन आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस फ्रॉम असाइनमेंट्स. प्री वर्क के लिए जो दिए हुए प्रैक्टिस बुक्स है, उसमें से जितने भी लेटर और निबंध है, सबका प्रैक्टिस कर लो. बिकॉज क्या होता है ना, राइटिंग स्किल का मार्क जाने का रीजन एक ही होता है, लैक ऑफ प्रॅक्टिस. तुम्हाला ज्या काही गोष्टी मिळत आहेत सरावासाठी, त्यांचा योग्य पद्धतीने वापर करून घ्या, ते महत्वाचं आहे. ठीक आहे, चला. आपण बोलतोय आता पुढच्या भागाकडे, आणि तो पुढचा भाग महत्वाचा म्हणजे सारांश लेखन. सारांश लेखन आहे ना, हा ऑप्शन मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न, विथ पत्रलेखन, विथ पत्रलेखन. ओके, पत्रलेखन के साथ क्या पूछा जाता है, सारांश लेखन. क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं बता दूं. एक सेकंड.
6 मार्क का एक क्वेश्चन 15 मिनट्स में पहले तो सॉल्व करना है, ये समझ लो। सेम टाइम लिमिट पत्र के लिए भी और इसके लिए भी। अब आप सोचोगे सर 15 मिनट में करना क्या है, इसमें तो छोटा सा ही तो पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ छोटा लिखना है बट इसके लिए मेहनत बहुत है। पहले वो दिया हुआ पैराग्राफ पढ़ो, अच्छा वो ढूंढो कहाँ पर है। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या रहता है वो मैं बता दूं तुम्हाला। परीक्षेत प्रश्न जो विचारलेला असतो ना, त्या प्रश्नाचा तो प्रश्न असा असतो, विभाग 1 गद्य विभागातील प्रश्न 1 ई मधील अपठित उताराचा 1/3 एवढा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। मतलब पैराग्राफ दिया उन्होंने कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन पैराग्राफ, जिसके ऊपर आपने 4 मार्क के आंसर्स भी लिख लिए, उसी पैराग्राफ के ऊपर समरी लिखनी होती। आया समझ में? और ये समरी लिखते हो कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने। वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने से पहले एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है यहाँ पर चैट बॉक्स में, वो उसका मैं आंसर कर लूं। एंड दैट डाउट इज गोडी म्हणजेच काय? गोडी निर्माण करणे म्हणजेच आवड निर्माण करणे, टू क्रिएट इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब कमिंग बैक टू सारांश लेखन। दिलेला उतारा 100 ते 120 शब्दांचा असून त्याचा 1/3 भाग लेने। गिवन पैराग्राफ रहता ही 100 to 120 वर्ड्स का, उससे कम नहीं होता। हाँ, उसका 1/3 लिखना। अब कैलकुलेशन के हिसाब से 1/3 मिल ही जाएगा आपको। 100 है तो 33 लाइन 33 वर्ड्स हो गया 1/3। 120 वर्ड्स है तो 40 लाइन्स हो गया 1/3। तो नीचे लिखा ही है ना, 30 to 40 वर्ड्स में, मतलब 5 to 6 लाइन्स में आप आपका सारांश लेखन कर सकते हो। सो इतना छोटा करना मतलब एग्जैक्टली करना क्या है? एग्जैक्टली इस दिए हुए पैराग्राफ का पढ़ के सेंट्रल आइडिया ढूंढ लो। क्या ढूंढना है? सेंट्रल आइडिया। एक बार सेंट्रल आइडिया आपको मिल गया ना इस पैराग्राफ का, देन आप इस पैराग्राफ में आया हुआ एक्स्ट्रा कंटेंट रिमूव कर सकते हो। एग्जाम्पल्स निकाल दो, विशेषण एडजेक्टिव्स निकाल दो, अलंकार क्रिएटिव राइटिंग्स निकाल दो, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है वो निकाल दो। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो टू द पॉइंट सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड लग रहा है, उतना ही लिखना है। दैट्स इट। म्हणून सांगितलं ना, ही वाक्य आवश्यक नाहीत। उतार्यातील अवतरण चिन्ह असलेले वाक्य देखील जसेच्या तसे लिहायचे नाहीत। पैराग्राफ में जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया ना, वो ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट है तो एज इट इज लिखो, ऐसा नहीं है। आपको उसमें भी एडिशन करने का पूरा फ्रीडम है। सिर्फ याद रहे सेंट्रल आइडिया से हट के कुछ दूसरा आना ही नहीं चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, देखो। नागपंचमीला घरादारासह सारे अंगण वल्या पहाटेच सारवले जाते। भिंतीवर एक मोठा चौकोन सारवून हाताच्या बोटांनी नाग काढला जातो। पांढऱ्या चुनाच्या व काळजाचे ठिपके त्यावर रेखले जातात। बालपणी या नागांच्या जीवांचीही भीती वाटायची। इतक्या त्या सजीव भासत, इतने वो रियल लगते थे कि बचपन में ये देख के तो डर लगने लगता था। नागोबाला वाहण्यासाठी आधाडा किंवा हरळी धुंडून जाऊन आणायची। त्याच्यावर वाहण्यासाठी ही फुलं लागतात। त्यानंतर घराघरात नागोबाची पूजा व्हायची। चिखलाचा एक मोठा नाग गावाबाहेर केलेला असतो। घरातील नागोबाची पूजा झाल्यानंतर साऱ्या गावातील बायका या नागोबाला पूजतात। माहेरवाशिणीचे हे 2-4 दिवस श्रावणातल्या ऊन सावलीसारखे चटकन निघून जातात। नागपंचमीला काही वाटायचंच नाही, काही नाही करायचं, काही नाही चिरायचं नाही, ही लोकधारणा आजही खेड्यापाड्यात तेवढीच उत्सुकतेने आढळते। अब ये जो दिया हुआ ना, ये नाग पंचमी फेस्टिवल, ये इसका सेंट्रल आइडिया, उसके बारे में दिया हुआ सारांश देखो नीचे क्या है, कितना शॉर्ट है, लेकिन इसका 1/3 पार्ट। नागपंचमीला पहाटे सारे घर सारवून अंगण सारवले जाते। यावेळी भिंतीवर एक सारवलेल्या चौकोनात चुना व काजळाचा वापर करून नाग काढला जातो। त्याची आधाडा आणि हरळीने पूजा केली जाते। गावाबाहेर तयार केलेल्या चिखलाच्या नागाची सर्व स्त्रिया पूजा करतात आणि स्त्रियांच्या जीवनातील असे हे सुखाचे दिवस झटकन निघून जातात। बस ये आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखना।
अब ऑप्शन में आप सोचोगे सर क्या लिखे, सारांश लिखे या पत्र लिखे। देखो क्या है ना, ये अनसीन पैराग्राफ है, पढ़ के तुरंत समझ में आएगा ही ऐसा नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ये लिखो, अदरवाइज गो फॉर लेटर राइटिंग। दोनों भी ऑप्शन, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो लिखो 6 मार्क्स के लिए। सो दिस इज द कंटेंट फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। ये याद रखना, छुट्टी मिली है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इट डजेंट मीन आराम करना है, लेट शुरुआत करेंगे। जो टाइम मिला उसका बेटर यूज करो। नई नई चीजें सीखने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। प्रैक्टिस करते रहो और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, यू कैन पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल आंसर योर क्वेरीज 1 to 1। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट। यस यस श्योर, आई विल सेंड दैट पीडीएफ टू एवरी ब्रांच, आपको मिल जाएंगे। हाँ, समानार्थी शब्द वापरू शकतो पण सर्व ठिकाणी नका वापरू। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है शारिन ने, सारांश में लिखते वक्त दिए हुए कंटेंट के लिए आप समानार्थी वर्ड्स यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हो, बट समानार्थी लिखते वक्त ज्यादा बड़ा ना हो जाए, वो ध्यान में रखना। उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा कभी कभी हम लोग 2-3 वर्ड्स ऐड कर देते, डोंट डू दैट एक्चुअली। यस केशव सिंघी, आपको इसके लिए ना थोड़ा रीडिंग इंप्रूव करना पड़ेगा राइटिंग स्किल के लिए। ओके, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग, पहले पहले थोड़ा देख के लिखो। ये 2 महीने में है थोड़ा टाइम, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा देख के लिखो एक दो ऐसे, एंड देन विदाउट रेफरेंस आप लिखना शुरू कर दो। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज द ओनली ऑप्शन फॉर दिस। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।